हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने रॉल्ट लॉ के स्टेटमेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था, एज वेल एज रॉल्ट लॉ कौन कौन से कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकता है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रॉल्ट लॉ के अंदर ही आएंगे, डिटेल में और उसके डिटेल में जाएंगे और हम दो केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। केस नंबर 1 हमारा क्या है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो केस 1 है solution in which non-volatile solute is present। मतलब अब आपने यहाँ पे पहले केस में क्या लिया है बच्चों, आपने एक ऐसा सोल्यूशन लिया है जिसमें सॉल्वेंट तो आपका वोलेटाइल होगा बट सॉल्यूट आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। कुछ ऐसा केस है। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे ए को सॉल्वेंट माना है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैं ए से यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ और बी को मैं सॉल्यूट पार्टिकल ले रही हूँ। हम पहले केस कौन से केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहला केस हमारा क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो एक्चुअली में वोलेटाइल नेचर का है। लेट अस से ये हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल है सरफेस पे और ये हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। ना सॉल्यूट के पार्टिकल को मैंने सरफेस पे कम इसलिए रखा है बच्चों क्योंकि सॉल्यूट यूजुअली क्या होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में ही होता है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको क्लियरली कहा था कि जो रॉल्ट लॉ होता है बच्चों वो तभी एप्लीकेबल होता है जब सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होता है। मतलब जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी लेस अमाउंट में होती है तभी जाके हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैंने सॉल्यूट का क्वांटिटी सॉल्वेंट के मुकाबले काफ़ी कम रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिए मान के चलिए ये जो हमारा कंटेनर है ये ऊपर से सील्ड है, ये ऊपर से पूरा बंद है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे इस सॉल्यूशन को हीट करूँगी तो हीट करने से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है जो कि वोलेटाइल नेचर का है उसके वेपर बनेंगे, राइट। तो हीट करने से इसके वेपर बनना स्टार्ट होंगे। कुछ देर के बाद क्या होगा, जो वेपर के पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जिस स्पीड के साथ आपका वेपर का पार्टिकल जो लिक्विड के फॉर्म में है, जिस स्पीड के साथ वो लिक्विड पार्टिकल वेपर में जाएगा उसी स्पीड के साथ वेपर पार्टिकल कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। मतलब कुछ देर के बाद क्या होगा, इस लिक्विड के पार्टिकल और वेपर के पार्टिकल के बीच में एक इक्विलिब्रियम आपका स्टैब्लिश हो जाएगा और उसी इक्विलिब्रियम पे हम क्या मेजर करते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंस हमने क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, यहाँ जो सॉल्यूट है बच्चों ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। अब एक केस ऐसा इमेजिन करो आप लोग, एक केस मैं ऐसा ले रही हूँ जहाँ पे कंटेनर के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सॉल्वेंट का पार्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारा सोल्यूशन है जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रखा है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है उसके सरफेस पे, मतलब ये जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसके सरफेस पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सरफेस पे सभी पार्टिकल किसके हैं, प्योर सॉल्वेंट के हैं। और सिंस सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल नेचर का है तो इसका क्लियर मतलब है कि ये सारे पार्टिकल जो सरफेस वाले हैं उन सभी के पास एस्केप करने की टेंडेंसी है, सभी के पास क्या है यहाँ पे वोलेटाइल होने की एबिलिटी है, सभी यहाँ पे वेपर बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखें सोल्यूशन के केस में, तो यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल तो वेपर नहीं बना पाएगा क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल मैंने चूज़ किया है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल के ही वेपर बनेंगे। तो अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों केसेस को, तो आप देख सकते हो कि सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ सरफेस पे क्या आ चुका है, सॉल्यूट का पार्टिकल आ चुका है। तो since some of the position has been occupied by the solute particle, because of which number of solvent particle reduce हो चुका है अब सरफेस पे, इसलिए यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल हैं जो वेपर जनरेट कर सकते हैं वो कम हो चुके हैं। तो जब यहाँ पे वेपर बच्चों कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी तो कम डेवलप होगा सोल्यूशन में, और प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हर पार्टिकल यहाँ पे वेपर बना सकता है। तो यहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूशन के अंदर कम वेपर बनेगा। तो अगर याद हो, पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने कहा था कि प्योर सॉल्वेंट से बनने वाला जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर सॉल्वेंट की वजह से जितना भी वेपर प्रेशर आपका डेवलप होता है उसको हम पी नॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो पी नॉट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और जो सोल्यूशन है यहाँ पे, इस सोल्यूशन के अंदर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। लेट अस से उसको मैं पीएस से इंडिकेट कर रही हूँ। तो पीएस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे बच्चों एक गौर से एक चीज़ देखो कि ये जो हमारा पी एस और पी नॉट है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट की वैल्यू हमेशा पी एस से ज़्यादा होगी। मतलब पी नॉट की वैल्यू क्या होगा बच्चों, हमेशा पी एस के मुकाबले ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पी नॉट है वो प्योर वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट रखे हुए हैं, और प्योर सॉल्वेंट जहाँ पे है वहाँ पे सरफेस का हर पार्टिकल वेपर बनाने की एबिलिटी रखता है, वहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा, और जहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा वहाँ पे वेपर प्रेशर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक वैल्यूज़ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे मान के चलिए बच्चों कि यहाँ पे जो पी नॉट है हमारा, लेट अस से 200 टॉर है। ठीक है, हमने वेपर प्रेशर को लेट अस से टॉर में मेजर किया, और हमने क्या नोटिस किया कि ये जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर 200 टॉर है। तो सोल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर आप मेजर करोगे वो हमेशा 200 टॉर से कम ही आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं जो वेपर नहीं बना सकते हैं, और अगर ये वेपर के फॉर्म में नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर कम बनेगा, सरफेस पे कम ही मॉलिक्यूल है जो वेपर बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। तो पीएस की वैल्यू लेट अस से जब मैंने मेजर किया, मान के चलिए मुझे 180 टॉर मिला। ठीक है, तो मैंने क्या अजम्पशन लिया है बच्चों, लेट अस अज्यूम दैट कि हमने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 200 टॉर कैलकुलेट किया, और जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम निकालने गए तो ऑब्वियस सी बात है, रीज़न हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरेटिवली, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मतलब आप या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कम है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस में निकालूं बच्चों, तो डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, पी नॉट माइनस पी एस, हाइयर माइनस लोअर वैल्यू। तो हाइयर वैल्यू हमारा है 200, लोअर वैल्यू है हमारा 180। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें दे देगा 20 टॉर का। मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होते ही सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के मुकाबले 20 टॉर डिक्रीज हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस को, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो प्योर वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मौजूद है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। नाउ अगर इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बच्चों मैं पी नॉट के साथ डिवाइड करके इसका रेशियो ले लूँ, तो ये जो रेशियो हमारा होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव
lowering of vapor pressure. It is known as relative lowering of vapor pressure. और relative lowering of vapor pressure को मैं शॉर्टकट में RLVP भी कह सकती हूँ। तो RLVP हमारा कितना आ चुका है बच्चों, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0। अगर सिंपली पूछा व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन वेपर प्रेशर। बट अगर हमें RLVP पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को P0 जो होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उससे डिवाइड कर देंगे। अब ये जो रेशियो होता है बच्चों P0 माइनस PS बाई P0 का, ये एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। कैसे, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं और इस सोल्यूशन के लिए अगर रॉल्ट लॉ को लगाऊं, तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताइए क्या होता है। रॉल्ट लॉ का कहना क्या था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन दी सोल्यूशन। मतलब जिस कंपोनेंट का हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। तो सिंस इस सोल्यूशन के अंदर बच्चों सिर्फ ए ही हमारा कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, तो सिंस अगर ए ही हमारा वोलेटाइल है तो हम सिर्फ उसी का वेपर प्रेशर निकालेंगे। बी तो वोलेटाइल है नहीं, तो उसकी वजह से तो वेपर प्रेशर आपका डेवलप नहीं होगा सोल्यूशन के सरफेस पे। तो हम पीबी की बात तो करेंगे नहीं, मैं पीबी को डायरेक्टली कितना ले लूँगी, 0, क्योंकि बी की वजह से कोई भी प्रेशर आपका डेवलप नहीं होगा। और ए के लिए क्या लिखूँगी, ए के लिए मैं लिख सकती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना निकाला था, याद कीजिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से निकाला जाता है। वो कितना था, P0 A के बराबर। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली में किसके बराबर होता है, प्योर वेपर प्रेशर के बराबर है। कैसे आता है ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिराइव करके बताया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू P0 A इंटू XA। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट रखे हुए हैं A एंड B, लेकिन हमने कहा कि B नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो B की वजह से कोई भी वेपर तो बनेगा नहीं। तो जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पे सोल्यूशन का होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए के बराबर ही तो है, क्योंकि बी की वजह से तो कोई भी वेपर प्रेशर आपका नहीं आ रहा है। मतलब जो भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, ए की वजह से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इटसेल्फ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे पी ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, पी एस लिख सकती हूँ। तो पी एस विल बी इक्वल टू P0 A हो जाएगा इंटू XA। नाउ सिंस इस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है A एंड B, तो A एंड B के अगर A का मोल फ्रैक्शन मैं XA लेती हूँ और B का मोल फ्रैक्शन अगर मैं XB लेती हूँ, तो XA और XB का सम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से XA कितना मिलेगा बच्चों इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस XB, क्योंकि B मैं यहाँ पे किसके लिए इंडिकेट कर रही हूँ, सॉल्यूट के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से PS इक्वल टू P0 A इंटू XA के जगह पे 1 माइनस XB हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा बच्चों, PS बाई P0 A इक्वल टू 1 माइनस XB। और यहाँ से XB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगर XB को हम यहाँ भेज दें और ये वाला होल टर्म अगर हम यहाँ पे लेके आ जाए तो 1 माइनस PS अपॉन P0 A हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली बच्चों XB कितना मिलेगा, XB विल बी इक्वल टू P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 A हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो ऊपर मैंने कहा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ये जो रेशियो है हमारा, यही तो RLVP है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक्चुअली में किसके बराबर है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। नाउ
याद कीजिए पिछले वाले लेक्चर को, वहाँ पे एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉल्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली में सॉल्वेंट के मुकाबले क्या है, बहुत ही कम है। तो अब यहाँ पे देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो हमने सोल्यूशन लिया था उसमें ए और बी दोनों के कंपोनेंट है। लेट अस से ए का मोल Na है इस सोल्यूशन के अंदर और बी का मोल Nb है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि जो अगर ए का मोल मैंने Na ले लिया, Na इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और अगर Nb हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ B है, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ A? मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be nothing but Na upon Na plus Nb. And what will be the mole fraction of B then? It will be Nb upon Na plus Nb. राइट अब यहाँ पे गौर से देखो बच्चों, ये जो हमारा XB है, मैं इस XB को क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं अगर और भी सिंप्लीफाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, P0 माइनस PS, ये P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 A, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं मैं सेम एक्सप्रेशन ले रही हूँ, दैट इज इक्वल टू XB, राइट। तो XB को मैं फाइनली क्या लिखूंगी बच्चों, P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 A, और XB को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। ओके अब सिंस मैंने यहाँ पे ऊपर में क्या कहा कि रॉल्ट लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल तभी होता है जब सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, मतलब सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होगा उस सॉल्यूट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा, या फिर आप रिवर्स वे में कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होगा उस सॉल्वेंट के मुकाबले काफ़ी कम होगा। मतलब अगर मैं मान के चलो, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 मोल सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का क्वांटिटी हो सकता है सिर्फ 0.001 मोल हो या सिर्फ 0.001 मोल हो। तो ये सारे क्वांटिटी आप देख सकते हैं सॉल्वेंट के मोल के मुकाबले काफ़ी लेस है, मतलब इनको हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं किसके कंपैरेटिवली, सॉल्वेंट के मोल के कंपैरेटिवली। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 A दैट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB में NB को मैं क्या करूँगी, इग्नोर कर दूँगी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में Na आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो NB क्या है, NB इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोल को कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जिसको WB से इंडिकेट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ A कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको मैं WA से इंडिकेट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ Ma। अगर ये दोनों वैल्यू जाके हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो इसके सब्सटीट्यूशन के बाद हमें P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 A कितना मिलेगा बच्चों, इट विल बी WB बाई MB डिवाइडेड बाय WA बाई MA। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 A इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA अपॉन WA। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। ये किसका इक्वेशन है बच्चों, दिस रेशियो इज़ नथिंग बट RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम इस मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स काफ़ी सिंपल सा आता है, आपको P0 की वैल्यू दी होगी, PS की वैल्यू दी होगी, उसके बाद WB, MA और WA सब कुछ मेंशन होगा क्वेश्चन में, और आपसे MB की वैल्यू पूछी जाएगी। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बार हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन हम सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कलेक्टिवली काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगे कि किस तरह से हम नीट के लिए या जेई के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये बच्चों हमारा क्या है, फाइनली RLVP जो है इसको हम इस मेथड से ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ अगर बच्चों इसको हम, ये हमारा केस नंबर 1 था। केस 1 हमने कौन सा लिया था बच्चों, एक ऐसा केस लिया था जहाँ पे मेरे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है, मतलब सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल था और नॉन वोलेटाइल हमारा क्या था, सॉल्यूट था। केस 2 में लेती हूँ, केस 2 इज इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, दोनों ही वोलेटाइल हैं, लेकिन एक कंडीशन में मान के चलती हूँ। लेट अस से मैंने एक अजम्पशन ले लिया, लेट अस से मैंने एक अजम्पशन मान लिया। अजम्पशन क्या है, मैंने कहा कि सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट। अब जिसको मैं ज़्यादा वोलेटाइल कह दूंगी उसके ज़्यादा वेपर बनेंगे। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा वेपर बनाएगा बच्चों, सॉल्वेंट का पार्टिकल ज़्यादा बनाएगा सॉल्यूट के पार्टिकल के मुकाबले। तो वेपर प्रेशर भी किससे ज़्यादा लगने वाला है, सॉल्वेंट की वजह से ही ज़्यादा लगने वाला है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। आपके पास कुछ ऐसा केस होगा, इमेजिन कीजिए बच्चों, मैं 3 कंटेनर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले वाले कंटेनर के अंदर सिर्फ सॉल्यूट रखा है, दूसरे में सिर्फ सॉल्वेंट रखा है, और फिर मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद मैंने अल्टीमेटली सॉल्यूशन बना दिया। ये हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे, तो इसको मैं B से इंडिकेट कर रही हूँ। ये हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो इसको मैं A से इंडिकेट कर रही हूँ। और ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें A का भी पार्टिकल होगा और B का भी पार्टिकल होगा। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। अगर मान के चलिए सॉल्यूट के पार्टिकल को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो सिंस A वाला जो कंटेनर है, पहला वाला जो कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर, उसमें सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, तो सरफेस पे क्या होगा बच्चों, सिर्फ सॉल्यूट का पार्टिकल दिखेगा। लेट अस से सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैं पिंक से दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे इस सरफेस पे क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल होगा। और जब मैं इन दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाऊंगी तो उस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा बच्चों, सरफेस पे, सिंस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट में यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट हमारा ग्रीन वाला पार्टिकल और सॉल्वेंट हमारा पिंक वाला पार्टिकल है। एंड जैसा कि हमें पता है बच्चों कि रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस व्हेन द सॉल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। व्हेन द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन ओनली वी कैन अप्लाई रॉल्ट लॉ, राइट। तो इसका मतलब है सॉल्वेंट के पार्टिकल के मुकाबले सॉल्यूट के पार्टिकल का क्वांटिटी काफ़ी कम होगा। तो इसका क्लियर मतलब ये बनेगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सोल्यूशन में भी सरफेस पे ज़्यादा आपको दिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल आपको बहुत ही कम दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, मैंने ये सारा अरेंजमेंट करके आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सारे आप देख सकते हैं सोल्यूशन के अंदर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल कम है। अब इमेजिन करो मैंने क्या किया बच्चों, इन सारे कंटेनर को बंद कर दिया, ऊपर से ये सारे सील्ड कर दिया, ठीक है। अब सील्ड अगर कर देंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं। अब देखो, अगर बच्चों मैं सिर्फ सॉल्यूट के कंटेनर की अगर बात करूँ, लेट अस से मैंने इसको हीट किया, तो जैसे ही पहले वाले कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम आपका इस्टेब्लिश होगा, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी हम वेपर प्रेशर यहाँ पे पहले वाले कंटेनर में मेजर करेंगे, वो वेपर प्रेशर हमारा कितना होगा बच्चों, P0B होगा, है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ B का पार्टिकल है, प्योर B का पार्टिकल है, तो प्योर B के पार्टिकल की वजह से जो प्रेशर आपका बिल्ड होगा, जो वेपर प्रेशर आप मेजर करोगे, वो किसके बराबर होगा, P0B के बराबर। और ये सब कुछ मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा पार्ट 3 है उसके अंदर समझा चुकी हूँ सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट थिंग, अगर बच्चों मैं सेकेंड वाले कंटेनर को गौर से देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं।
तो इसका मतलब है कि अगर कंटेनर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल है तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद जो भी वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर। पी नॉट ए हमारा क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। नाउ अगर हम सोल्यूशन की बात करें बच्चों, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, लेट अस उसको मैं पीएस से इंडिकेट कर रही हूँ। तो एक्चुअली में पीएस की वैल्यू इस कंडीशन में, जब मैंने ये अजम्पशन लिया है कि सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि पीएस की जो वैल्यू होगी बच्चों वो पी नॉट ए से तो कम होगी बट पी नॉट बी से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ध्यान दीजिए। सिंस हमने कहा कि सॉल्वेंट का पार्टिकल ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल, तो बच्चों अगर मैं सोल्यूशन को और प्योर सॉल्वेंट को पहले कंपेयर करूं, मतलब सेकेंड कंटेनर और थर्ड कंटेनर को आप कंपेयर करो, तो सेकेंड और थर्ड को जब आप कंपेयर करोगे बच्चों तो आप देख सकते हो कि सेकेंड कंटेनर में सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं और सभी पार्टिकल के पास वेपर बनाने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल नेचर का है। बट जब हम सोल्यूशन के अंदर आते हैं बेटा, तो सोल्यूशन के अंदर क्या है, सम ऑफ द पोजीशन हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल ऑल्सो। और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो भी भले ही वोलेटाइल हैं बट उनका जो एबिलिटी है एस्केप करने का, वेपर बनाने का, उस सॉल्वेंट के पार्टिकल के मुकाबले कम है ना। तो इसका मतलब है कि ये सारे वेपर तो बनाएंगे लेकिन इन सॉल्यूट पार्टिकल का जो एस्केपिंग टेंडेंसी है उस सॉल्वेंट के पार्टिकल के मुकाबले कम है। मतलब यहाँ पे सारे पार्टिकल जो सरफेस पे हैं सभी वेपर बना सकते हैं और यहाँ पे कुछ पार्टिकल का वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करें और लॉजिकली सोचें तो कहाँ पे ज़्यादा वेपर बनेगा बच्चों, प्योर सॉल्वेंट के अंदर। तो अगर प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा वेपर बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी आपका प्योर सॉल्वेंट की वजह से ही ज़्यादा लगेगा। इसीलिए पी नॉट ए जो है वो पीएस से हमेशा ज़्यादा होगा। पी नॉट ए पी नॉट बी से भी हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए इज़ मोर वोलेटाइल देन बी, तो इसलिए पी नॉट ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पी नॉट बी। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बच्चों क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही रहेगा। अब इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं पीएस को सॉल्यूट के कंटेनर वाले से कंपेयर करूँ, मतलब अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन 1 और 3 के बीच में कर रही हूँ। तो यहाँ देखो 1 के अंदर क्या है बेटा, सरफेस पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल हैं और सारे सॉल्यूट के पार्टिकल भले ही वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं, लेकिन इनका वोलेटिलिटी क्या है, कम है। तो इसलिए सारे वेपर बनाने की टेंडेंसी जो है, मतलब सभी पार्टिकल के जो वेपर बनाने की टेंडेंसी है उस सॉल्वेंट के पार्टिकल के मुकाबले कम है। अब रही बात सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन के सरफेस पे बच्चों बहुत सारे सॉल्वेंट के भी तो पार्टिकल हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे प्योर सॉल्यूट वाले कंटेनर में तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, 3 के अंदर सरफेस पे सिंस बहुत सारे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो वेपर बनाने की टेंडेंसी है वो सॉल्यूट के पार्टिकल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन वाले कंटेनर में ज़्यादा वेपर बनेगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट वाले कंटेनर में। इसीलिए जो पीएस की वैल्यू होगी वो पी नॉट बी से हमेशा क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आज के बाद हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है जिनको मिला के आप सोल्यूशन बना रहे हो और दोनों ही कंपोनेंट बच्चों अगर वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है, लेट अस से मैंने पी नॉट ए 100 टॉर दे दिया आपको और पी नॉट बी मैंने लेट अस से 200 टॉर दे दिया, तो एक्चुअल में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा पी नॉट बी से तो कम होगा बट पी नॉट ए से ज़्यादा होगा। और ये पीएस हमेशा इन दोनों के वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा हर केस में। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम ऐसा कुछ केस लेते हैं तो पीएस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी के बीच में ही लाई करती है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे रॉल्ट लॉ लगाएं बच्चों, तो सिंस हम देख सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर ए एंड बी दोनों हैं। लेट अस से मैंने कहा कि जो ए है उसका मोल Na है और बी जो है उसका मोल मैंने Nb ले लिया।
तो इसका मतलब होगा बच्चों टोटल मोल हमारा Na+Nb हो जाएगा। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन पूछूं आपसे कितना होगा XA का, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल हमारा Na+Nb है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो आप कहेंगे Nb अपॉन Na बाय Na+Nb हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों के मोल फ्रैक्शन भी लेटर से हमें पता है, ठीक है। इसी तरह से A का प्योर वेपर प्रेशर P0A है और B का प्योर वेपर प्रेशर कितना है बच्चों, P0B है। तो अगर हम रॉल्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आए तो रॉल्ट के स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। अगर मैं A का निकाल रही हूँ तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में A का मोल ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, अगर A का मोल कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, और अगर मोल कम है तो मोल फ्रैक्शन भी कम है। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों किसी भी कंपोनेंट का सोल्यूशन में, उतने ही ज़्यादा उसकी वजह से वेपर प्रेशर आपका बिल्ड होता है। यही स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों, रॉल्ट ने दिया था। तो फ्रॉम रॉल्ट इक्वेशन, फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, I can clearly say that partial vapor pressure of A will be directly proportional to XA। मतलब सिर्फ A की वजह से सोल्यूशन में कितना प्रेशर, वेपर प्रेशर बिल्ड होगा, ये हमारा PA इंडिकेट कर रहा है, एंड दैट विल बी प्योरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कितना मोल फ्रैक्शन A का सोल्यूशन में मौजूद है। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो ये वैल्यू हमारा किसके बराबर होता है, P0A के बराबर। इसको ऑलरेडी मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रूफ कर चुकी हूँ कि ये कांस्टेंट P0A के बराबर कैसे आता है। तो जिन्होंने नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट फर्स्ट कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। इनटू XA, ये हमारा इक्वेशन हो गया प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है बच्चों, दिस इज द वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, दैट वेपर प्रेशर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल की वजह से सोल्यूशन में अराइज होता है। नाउ इसी तरह से B भी यहाँ पे बच्चों क्या है, वोलेटाइल है। पिछला जो केस मैंने लिया था उसमें हमने B को क्या लिया था, नॉन वोलेटाइल, तो इसकी वजह से मैंने PB ऑलरेडी 0 कर दिया था, PB को डायरेक्टली हमने 0 मान लिया था। लेकिन यहाँ पे B तो आपका वोलेटाइल है, तो उसकी वजह से भी तो कुछ वेपर प्रेशर आपका बिल्ड होगा। तो PB को मैं क्या कहूँगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB कहूँगी। अगर B का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे, मतलब अगर सॉल्यूट का क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो सॉल्यूट सिंस आपका वोलेटाइल नेचर का है, तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा सॉल्यूट का, उतने ज़्यादा उसके पार्टिकल वेपर में जाएंगे, वेपर फॉर्म में, और जितने ज़्यादा उसके वेपर बनेंगे उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर भी तो होगा सोल्यूशन में। तो इसका मतलब है PB इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आप हटाओगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, P0B इंटू XB, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी K हमारा किसके बराबर आता है, P0B के बराबर। जहाँ पे PB क्या है बच्चों, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B हो जाएगा। नाउ अगर मैं सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूँ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, PS इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किस चीज़ों से मिलके बना है बच्चों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो PS विल बी एक्चुअली इक्वल टू PA प्लस PB। अब PA क्या है हमारा, PA तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, P0A XA, और PB किसके बराबर है बच्चों, P0B XB के बराबर है, और यहाँ पे ये हमारा PS आ चुका है। अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन में देती हूँ, लेटेस्ट से आपको कहा है कि आपने एक सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन के अंदर A और B हमारे दो कंपोनेंट है। A का प्योर वेपर प्रेशर लेटर से मैंने आपको दिया 200 टॉर, एंड B का प्योर वेपर प्रेशर मैंने आपको 100 टॉर दे दिया, एंड मैंने कहा कि A का जो मोल है वो आपका 2 मोल है और B का जो मोल है वो 5 मोल है। आप इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए, मतलब आपको इनडायरेक्टली PS बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों,
पी एस हमारा किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना है यहाँ पे, पी नॉट ए हमारा 200 है, राइट, क्योंकि टॉर में हम वेपर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आपका टॉर में ही आएगा। और एक्स ए कैसे निकालोगे, एक्स ए विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो 2 मोल हमारा ए का है और टोटल मोल कितना है, 5 + 2 7 मोल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर बी का मैं निकालने जाऊँ तो बी का कितना हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ए के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2/7। और पी नॉट बी हमारा कितना होगा बच्चों, पी नॉट बी हमारा 100 हो जाएगा। और एक्स बी हमारा किसके बराबर है, एक्स बी हमारा 5/7 के बराबर है। तो ये फाइनली कितना होगा, 400 + 500 डिवाइडेड बाई 7। सो दिस विल बी इक्वल टू 900/7। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इफ the vapor pressure of solution is expressed as 200 minus 100 xb, then find P naught A and P naught B। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए पी एस इक्वल टू 200 माइनस 100 एक्स बी है। अगर मैं एक्स बी की वैल्यू बच्चों ज़ीरो ले लूँ, अगर मैं एक्स बी की वैल्यू ज़ीरो ले लूँ तो इनडायरेक्टली एक्स से हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर एक्स बी ज़ीरो हो गया तो एक्स ए हमारा 1 के बराबर हो गया। अगर बच्चों मैं एक्स बी की वैल्यू ज़ीरो ले लेती हूँ तो एक्स ए अगर 1 है तो इसका क्लियर मतलब ये है कि कंटेनर में बी का कोई भी पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, ए के पार्टिकल हैं। और अगर कंटेनर में सिर्फ ए का पार्टिकल है तो जो भी वेपर प्रेशर आपका बिल्ड होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर। क्योंकि अगर प्योर हमारा ए पार्टिकल है तो प्योर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आपका बिल्ड होता है वो पी नॉट ए के बराबर होता है, जो ऑलरेडी मैं ऊपर भी समझा चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एक्स बी की वैल्यू इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट करूँगी तो पी एस ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर। तो पी नॉट ए विल बी इक्वल टू 200 माइनस 100 इंटू ज़ीरो। तो कितना हो गया ये, 200 टॉर के बराबर। उसी तरह से लेटर से मैंने यहाँ पे कहा कि एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो एक्स बी अगर 1 है बेटा तो इसका क्लियर मतलब है एक्स से आपका 0 है। मतलब अब आपके पास कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी के पार्टिकल हैं। तो अगर बी का पार्टिकल है तो जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर। तो अगर मैं पी एस के अंदर इस इक्वेशन के अंदर पी एस को अगर पी नॉट बी से रिप्लेस कर दूँ तो 200 माइनस 100 इंटू कितना होगा, एक्स बी के जगह पे 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 200 माइनस 100 कितना होगा बच्चों, 100 टॉर होगा। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को आप 2 लाइन में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप एक्स बी की वैल्यू 0 कर दीजिए तो आपको पी नॉट ए मिल जाएगा, और एक्स बी की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो आपको पी नॉट बी मिल जाएगा। लास्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेटेस्ट से बच्चों आपको कहा है इफ बेंजीन एंड टोलीन are mixed in equal mole with P naught A equal to 100 torr and P naught B equal to 80 torr, find PS ऑफ सोल्यूशन। मतलब प्योर वेपर प्रेशर, मतलब आपको जो यहाँ पे क्या निकालना है, पी एस। पी एस का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले 2 कंपोनेंट है, दोनों के
प्योर वेपर प्रेशर दिए हैं, इसका मतलब दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो P टोटल हमारा किसके बराबर आ जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB, राइट। अब P0A और P0B तो दिया है, और हमें Na और Nb कितना दिया है बच्चों, इक्वल मोल दिए हैं। तो लेट अस से अगर मैं इसको N ले लेती हूँ तो Nb भी हमारा N हो जाएगा। तो अगर मैं A का मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊंगी तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितना है N प्लस N 2N, तो ये हाफ हो गया। अगर A का मोल फ्रैक्शन हाफ है तो B का मोल फ्रैक्शन भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सारे वैल्यू जाके हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो P टोटल हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, P0A हमारा कितना है 100 इंटू XA हमारा 1/2 है, और ये P0B हमारा 80 है, XB हमारा 1/2 है। तो ये कितना आएगा 100 प्लस 80/2, 180/2 मतलब यहाँ पे कितना आ गया 90 टॉर आ गया। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर कभी भी इक्वल मोल दे दिया जाए, कभी भी क्वेश्चन में अगर इक्वल मोल दे दिया जाए तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करना, डायरेक्टली एवरेज ले लेना P0A प्लस P0B बाई P0A एंड P0B का एवरेज ले लेना, मतलब P0A प्लस P0B बाई 2 हो जाएगा। तो 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देख सकते हैं आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपको बच्चों तभी लगाना है जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, इक्वल मोल दिया हो। इसी तरह से और भी छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे बच्चों, और हम रॉल्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिले। एंड जिनको पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया, पसंद किया। आप लोग और भी सपोर्ट करते रहिए मुझे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल में देख सकते हैं। Thank you very much.